जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण एनवायरनमेंट की पहली टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम ही है पर्यावरण। सुरक्षा अधिकारी का एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर 2024 को, और यूपी पीसीएस 27 अक्टूबर को होने वाला है। बस अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो उसके लिए पूरा पर्यावरण कवर किया जाए, पूरे टॉपिक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आराम से तैयारी कर सकें और एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन कर सकें। आइए देखिए, सबसे पहली टॉपिक है, पर्यावरण सब्जेक्ट भी है और पर्यावरण आपका टॉपिक भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात हो जाएगी कि हम पर्यावरण किसे कहते हैं, ठीक है। मेरे साथ लिखते चलिएगा आप लोग। देखिए, पर्यावरण का अर्थ ही होता है, घिसी पिटी परिभाषा सभी जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ चीज अब नया भी जानना है। परिधन आवरण, तो परि का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। परि का मतलब चारों ओर, और आवरण का मतलब ढका हुआ। तो हम जिस परिवेश में रहते हैं, तो हमारे चारों ओर जिस चीज से हम ढके हुए हैं चारों तरफ से, उसे हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये तो आपकी परिभाषा हो गई जो हर किताब में दिया रहता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, तो आइए उसको लिखिएगा। देखिए, यही सब क्वेश्चन बनते हैं, लिखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 के अनुसार इसकी परिभाषा पर्यावरण की क्या कहता है भाई? किसी जीव के चारों ओर घिरे, किसी जीव के चारों ओर घिरे सभी भौतिक एवं जैविक दशाएं, बायोलॉजिकल कंडीशंस, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, एवं उनके साथ अंतर क्रिया को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। नोट्स आप लोग साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है। सम्मिलित किया जाता है, ठीक। एक तो जो इस शब्द से ही निकल रहा है पर्यावरण, ठीक है, कि परिधन आवरण, मतलब हमारे चारों ओर जिस चीज से हम ढके हुए हैं वातावरण से, वही हमारा क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। दूसरी बात कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार क्या किया गया कि नहीं, किसी जीव के चारों ओर घिरे सभी, हम भौतिक को भी लेंगे और जैविक दशाओं को भी लेंगे, ठीक है, और उनके साथ जो अंतःक्रिया, ठीक है, उनके साथ जो अंतःक्रिया है उसको पर्यावरण में सम्मिलित किया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, एक विचारक हैं सीसी पार्क, इन्होंने पर्यावरण की परिभाषा अपने अनुसार क्या दी, लिख लीजिएगा। सीसी पार्क के अनुसार यही सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सीसी पार्क भाई साहब ने क्या कहा? पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के समूह से है जो मनुष्य को निश्चित समय और स्थान पर आवृत्त करता है। देखिए, इसको नीले पेन से इसलिए लिखे हैं, इस चीज को हाईलाइट करना था, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक। सीसी पार्क क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के समूह से है जो मनुष्य को निश्चित समय और स्थान पर आवृत्त करता है, ठीक है। मतलब कि पर्यावरण एकदम वर्तमान में साथ चलता है। 2 घंटे पिछले क्या स्थिति थी वो हम पर्यावरण नहीं कहेंगे, 2 घंटे बाद आगे क्या होगा पर्यावरण नहीं कहेंगे।
मतलब कि जो हम प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं ये हमारा पर्यावरण है। ये कौन कहा? सीसी पार्ट की पर्यावरण एकदम वर्तमान में साथ चलता है। ठीक है, तो ये तो बात रही पर्यावरण के अर्थ की। अब देखिए बहुत से छात्र बहुत गलती कर जाते हैं जब बात आती है पर्यावरण के प्रकार की और पर्यावरण के घटक की, मतलब टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट और कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यहां गलती हो जाती है। आज एकदम बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, आगे देखिए। अब हम वही करेंगे कि पर्यावरण के प्रकार लिख लीजिएगा, टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रकार। देखिए आज बहुत से गलतियां समझेंगे आप लोग जो, और यही सब एग्जाम में फंसाते हैं और यहीं से गलती होती है। घटक अलग है, प्रकार अलग है। पर्यावरण के प्रकार अलग अलग तरह से लिखेंगे कि आपको एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला प्रकार तो हम बात करेंगे जिसमें आता है जैविक पर्यावरण। ठीक है, बायोटिक एनवायरनमेंट, लिखते चलिएगा साथ में। दूसरा हम बात करेंगे भौगोलिक पर्यावरण की। ठीक है, क्या है भाई? भौगोलिक पर्यावरण। ठीक, फिर है हमारा सामाजिक पर्यावरण। क्या है? सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, और फिर है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक, तो पहली तो चीज कि चार टाइप जानिए। पर्यावरण चार प्रकार के होते हैं, जैविक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, अब जैविक पर्यावरण में क्या क्या आता है भाई, उसको लिखा जाए। ठीक है, तो जैविक पर्यावरण में देखिए, जैविक पर्यावरण में दो चीजें हैं। ठीक है, एक है आपका जैविक और दूसरा है अजैविक। ठीक है, अब जैविक में क्या क्या है? तो जैविक में आपका है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। और फिर क्या होता है भाई? अपघटक, जिसे हम बोलते हैं डिकम्पोजर। अजैविक में क्या क्या आएगा? वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक, लिखते चलिएगा साथ में। ठीक है, फिर कारक इधर ही लिख दिया जाए, वातावरणीय कारक, फिर भौतिक सतही कारक, भौतिक सतही कारक, फिजिकल सरफेस फैक्टर, और फिर पोषण संबंधी कारक, पोषण संबंधी कारक। ठीक है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर होगा, फिजिकल सरफेस फैक्टर होगा और न्यूट्रिशन संबंधी जो रिलेटेड फैक्टर होगा वो अजैविक में आता है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे भौगोलिक पर्यावरण की। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है भाई भौगोलिक पर्यावरण में? तो इसमें तीन चीजें। ठीक, भौगोलिक पर्यावरण में ही आता है आपका स्थल मंडल, जिसे आप बोलते हैं लिथोस्फीयर, फिर आता है जल मंडल, जिसे आप बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, और फिर आता है वायुमंडल, जिसे आप बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा था कि भौगोलिक पर्यावरण में कौन सा नहीं आता है, और दिया था स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और उसके बाद यहां सामाजिक को दिया था आवास। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा कैसे बटा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका भौगोलिक पर्यावरण। अब हम बात करेंगे सामाजिक पर्यावरण की। ठीक है, तो देखिए सामाजिक पर्यावरण में क्या आएगा भाई? समाज में सबसे पहले आदमी किस चीज की बात करता है? आवास की। ठीक है, समाज में किस चीज की बात होती है? आवास की। तो आइए सबसे पहले सामाजिक फैक्टर में लिखेंगे आप आवास, और आवास के बाद फिर आदमी पूछेगा कि आपका आवास वहां है, तो अच्छा आप वहीं के निवासी हैं। ठीक है, तो रेजिडेंट की बात आएगी, हैबिटाट, रेजिडेंट, आवास, निवासी। फिर है आपका निवासियों का परस्पर समन्वय, निवासियों का परस्पर समन्वय, और फिर है इसी सामाजिक पर्यावरण में सामाजिक मान्यताएं,
सामाजिक मान्यताएं। तो देख लीजिए, अब सामाजिक पर्यावरण में ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सांस्कृतिक पर्यावरण की, तो ये भी बहुत बड़े में है। तो ये क्या है भाई, इसमें सबसे पहले बात करेंगे धर्म की, ठीक है। देखिए इलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं कि पर्यावरण के ये प्रकार हैं। तो जैविक पर्यावरण में जैविक, अजैविक होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक में वातावरणीय कारक, भौतिक सतही कारक, पोषण संबंधी कारक। ये जैविक कारक है, जैविक पर्यावरण है, ठीक है। भौगोलिक पर्यावरण की बात करेंगे तो हम इसमें अध्ययन करेंगे स्थल मंडल की, जल मंडल की, वायुमंडल की। जब हम सामाजिक पर्यावरण की बात करते हैं तो आवास की, निवासियों की, उनके बीच परस्पर समन्वय और सामाजिक मान्यताएं, ये सामाजिक पर्यावरण है। सांस्कृतिक क्या होगा, धर्म। अब कहेंगे धर्म क्या पर्यावरण है, बिल्कुल है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, ठीक है। धारण क्या करना है, तो कैसे धारण करना भाई, धर्म आदमी इस तरह नहीं धारण कर लेता है, कई 100 साल, वर्षों, 1000 साल लगते हैं धीरे धीरे एक्सेप्ट करने में, तो आदमी उस धर्म का बनता है। मतलब कि धर्म के पीछे ये निर्भर करता है कि उसके पीछे उसकी वहां रहने वाले की भौगोलिक स्थिति कैसी है, ऐतिहासिक स्थिति कैसी है, इस चीज पर डिपेंड करता है धर्म। वहां का रहन सहन कैसा है, और ये सभी चीजें पैदा करती हैं धर्म को। क्लियर। तो ये धर्म के पीछे का आपका उत्पत्ति का, धर्म की उत्पत्ति के पीछे ये चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक पर्यावरण में आता है। दूसरा भाषा, ठीक है। धर्म के बाद भाषा। भाई जैसे आप धर्म से हैं, भाषा से हैं, और जैसे भाषा, आपने कुछ बोला, आप किसी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, ठीक है, और उसी लैंग्वेज में किसी ने बहुत किसी को बुरा कह दिया, ठीक, तो लोग क्या कहते हैं कि इनका एनवायरनमेंट ही ऐसा होगा, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक, कल्चरल एनवायरनमेंट को दर्शाता है। धर्म है, भाषा है, फिर इसी में आता है आदर्श, ठीक, इसी में आता है नैतिकता। देखिए ये सारी चीज, ये जो आपका यूपीएससी का चौथा पेपर एथिक्स है, ये सांस्कृतिक पर्यावरण पे ही आधारित है। समझ में आई बात, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे तो उधर हेल्प करेगा कायदे से। और क्या है, तो लोकाचार, ठीक, फिर प्रथाएं, फिर आविष्कार, ठीक है, फिर लोक रीतियां, लोक रीतियां, ठीक है। तो ये आपका सांस्कृतिक पर्यावरण है। धर्म, भाषा, आदर्श, नैतिकता, लोकाचार, प्रथाएं, आविष्कार, लोक रीतियां जो होती हैं, ये सभी क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे पर्यावरण के प्रकार क्या है। जैविक, बायोटिक एनवायरनमेंट, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। और उनके अंदर ये टाइप है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपका, अब हम बात करेंगे पर्यावरण के घटक के बारे में। अब बात आएगी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर, आइए उसको लिखा जाए। पर्यावरण के घटक, ठीक है, तो वो प्रकार था। अब हम लिखेंगे पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो पर्यावरण है ये प्रमुख 5 घटकों के अंतर क्रिया का प्रतिफल है। पर्यावरण क्या है, प्रमुख 5 घटकों के अंतर क्रिया का क्या है भाई, प्रतिफल है। तो ये 5 घटक कौन कौन से हैं, तो आइए उनको देख लिया जाए। ये हैं आपके खनिज, सेल, मृदा, ये एक में है क्योंकि ये लिथोस्फीयर के पार्ट है, ठीक है। नंबर दूसरा जल, ठीक, नंबर तीसरा वायु, नंबर चौथा मृदा, और नंबर 5वां है ऊर्जा। तो ये जो 5 घटक हैं, इसी अंतरक्रिया का प्रतिफल है आपका पर्यावरण, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। खनिज, सेल, मृदा, जल, वायु, मृदा, ऊर्जा, जब ये मिलते हैं तो बनता है पर्यावरण का घटक। अब ये 3 चीजों में डिवाइड है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखा जाए। देखिएगा, अब बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहां से हम बांटेंगे तो एक होगा जैविक संघटक, ठीक है, दूसरा होगा अजैविक संघटक। अब ये कंपोनेंट की बात चल रही है, वो टाइप था जो पिछले अभी आप देखे, और फिर बात चलेगी
ऊर्जा संघटक की, ठीक है, 3 कंपोनेंट। तो वही जो आप 5 देखे हैं अभी, उसी को हम इसमें डिवाइड कर देंगे 3 में। तो जैविक संघटक में क्या क्या आ जाएगा भाई, जैविक में बताइए। सबसे पहले अब हम बात करेंगे, यहां पे हो जाएगा पादप, ठीक है, प्लांट, लिखते चलिएगा साथ में। यहां पे क्या होगा, प्लांट, फिर क्या होगा, जंतु, ठीक, और फिर क्या होगा, सूक्ष्म जीव, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव ये जैविक संगठक में आएंगे। फिर अजैविक की हम बात करेंगे कि अजैविक संगठक क्या है। तो इसी में आएगा जो अभी आप देखे, खनिज, सेल, मृदा, लिथोस्फीयर का पार्ट है, फिर जल और फिर वायु, ठीक है। और ऊर्जा संगठक में हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक होगा सौरिक ऊर्जा, मतलब सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, और दूसरा होगा जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। तो ये आपके पर्यावरण के कंपोनेंट है। वो टाइप था जैविक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, और ये आपका घटक है। कभी भी एक तरह मत समझिएगा, क्वेश्चन का आंसर गलत मत करिएगा। अभी तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, अभी इसको हम लोग बहुत बढ़िया से एलाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो अभी मैं आपको अंतर बता रहा हूं, ठीक। तो ये है आपके पर्यावरण के कंपोनेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अगर इसी चीज को जो अभी आप लिखे हैं इसको चित्र के माध्यम से अगर समझना है तो देखिए, यहां तक देखे थे, अगर चित्र के माध्यम से इसको समझना है तो यहां देखिए ध्यान से। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई पौधा है, ठीक है, ठीक। अब इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक फैली हैं, ठीक है, ये रूट। अब रूट नीचे से क्या ले रहा है, वाटर, और क्या ले रहा है, मिनरल्स, ठीक है। यहां से क्या आ रही है, सनलाइट, ठीक है। वायुमंडल से क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब ये यहां से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सोलर एनर्जी ले रहा है, नीचे से खनिज ले रहा है, जमीन से वाटर ले रहा है, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, अपने विकास के लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपना भोजन बना रहा है, ठीक है। तो एक पर्यावरण के लिए उसके घटक में इंपॉर्टेंट है, तभी हम पर्यावरण कहेंगे। जैविक हो, अजैविक हो और ऊर्जा हो, तब यहां पर पर्यावरण पर कोई भी पूरी तरह से अपना ग्रोथ करने में सक्षम होता है, ठीक है। जो आपने अभी यहां देखा था वही चीज ये है, ठीक। अब आइए आगे समझते हैं कि मानव पर्यावरण का क्या संबंध और क्या प्रभाव, धीरे धीरे जैसे युग बदलता गया आगे क्या प्रभाव पड़ता गया, और मानव और पर्यावरण के बीच संबंध कैसा रहा, और उस संबंध ने क्या परिणाम दिया कि उसका क्या प्रभाव निकल के सामने आया, ठीक है। तो उसको हेडिंग डालिएगा आप लोग, मानव पर्यावरण संबंध एवं प्रभाव। तो आइए लिखा जाए, लिखिएगा, मानव पर्यावरण संबंध एवं प्रभाव। देखिए, यहां बहुत अच्छे से समझना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। मानव पर्यावरण संबंध और प्रभाव हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से, काल से लेंगे जब मानव आखेटक रहा और आखेटक शिकारी, ठीक है, जब मानव हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करता था, उसके बाद से लेके अभी तक का काल, ठीक है। हम पूरी चीज को देखेंगे। तो एक कॉलम बना लीजिएगा और उस चीज को लिखते हुए मैं बातों को इलैबोरेट करूंगा, आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे एक एक चीज को, ठीक। तो सबसे पहले जो कालक्रम आता है उसको समझिएगा, ठीक है। वो क्या है, आखेट एवं खाद्य संग्रह काल, ठीक है, जिसमें मानव उस समय क्या था, उस समय भौतिक मानव, ठीक है, मतलब मनुष्य एक कारक के रूप में था, हम एक फैक्टर के रूप में थे, ठीक है, भौतिक मानव थे। जिस समय हंटिंग और फूड गैदरिंग की बात आती है उस समय मानव क्या था, भौतिक मानव था, फैक्टर था। अब ध्यान से इसको समझिएगा, यहां कितनी चीजें छुपी हैं। आखेट और खाद्य संग्राहक काल का जब मनुष्य ने शुरुआत किया, जब मनुष्य के जीवन की शुरुआत थी, तो ये पूरी तरह से, जब आपसे कहे कि मनुष्य किस काल में पूरी तरह से पर्यावरण का मित्र था, मतलब इसके पर्यावरण से
मधुर संबंध थे और ये पूरी तरह से 100% पर्यावरण पे ही डिपेंड था। वो कौन सा काल है? वो आखेट और खाद्य संग्रह काल है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य पूरी तरह प्रकृति डिपेंड था। जो पेड़ पौधों से मिला खाने को वो खा लिया। ठीक है, जो वृक्ष के नीचे यहीं सो गया, गुफाओं में, पहाड़ों में, ठीक है, यहां जाके विश्राम कर लिया। मतलब घुमक्कड़ी जीवन था, प्रकृति की गोद में सोना था, प्रकृति से ही खाना पीना था। मैंने सारा काम प्रकृति की, उसके खिलाफ नहीं, उसी के अनुकूल। तो हम एक फैक्टर थे, हम फिजिकल ह्यूमन थे, भौतिक मानव। कब? आखेट और खाद्य संग्रह काल। ठीक, फिर जो ये काल बीत रहा है कोई एक दो दिन का परिणाम नहीं है, ये सालों साल, हजारों साल का परिणाम। तो इसके कई साल बाद धीरे धीरे मनुष्य अपना विकास कर रहा है, तो दूसरा चरण आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। देखिए, अब जो दूसरा काल आएगा यहां मानव दूसरे रूप में दिखेगा। अब ये क्या है? पशुपालन एवं पशुचारण काल। ठीक है, ये है आपका पशुपालन एवं पशुचारण काल। इसमें मानो क्या दिख रहा है? यहां पे मानो क्या हो गया? सामाजिक मानो, सामाजिक मानो, जिसे हम कहेंगे रूपांतरण करता। मानो यहां मॉडिफायर की भूमिका में आया। ठीक है, रूपांतरण करता। क्या भाई? जैसे ही जब दिन आगे गया, जब खाद्य संग्राहक आखेटक काल जब बीत रहा है, अब मानव धीरे धीरे पशुओं को पालना सीखा। तो पशुओं को पालने के लिए ये लोग समूह में रहते थे, क्योंकि और भी जो जानवर, जो जंगली जानवर थे, जो हिंसा करते थे, ठीक है, उनसे अपने पालतू पशुओं को बचाना था। क्योंकि पशु पालने लगे तो लगाव हो गया। तो पशु पालना सीखे तो समूह में रहना सीखे। तो जब आपसे क्वेश्चन करे कि सामूहिक जीवन की शुरुआत कब से शुरू होती है, किस पर्यावरणीय काल में, तो बताएंगे पशुपालन और पशुचारण काल में मनुष्य के समाज का जन्म हुआ और मनुष्य सामाजिक मानव की भूमिका में उतरा और रूपांतरण करता हुआ अभी मॉडिफायर हुआ। क्यों भाई? क्योंकि जाहिर सी बात है, पर्यावरण पे भार तो नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब उतना नहीं, लेकिन हल्का सा भार। जब पहली बार अगर कहे कि पहली बार पर्यावरण पर भार कब देखने को मिलता है, तब बताएंगे पशुपालन पशुचारण काल। मतलब पर्यावरण पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन भार तो पड़ा। क्योंकि जब मनुष्य पशु पालने लगा तो मनुष्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी, समूह में रहने लगे, तो इनकी जनसंख्या बढ़ी, पशुओं की जनसंख्या बढ़ने लगी। तो उससे क्या हुआ कि जाहिर सी बात है कि जब दोनों की जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर मनुष्य अपने आहार के लिए अब जो फलों पर डिपेंड था, अब वो आखेट करके, ठीक है, अब वो आखेट करके पशुओं को खाना शुरू किया, जो खाने योग्य जंगली जानवर थे। ठीक है, तो अब यहां से इनकी संख्या घटनी शुरू हुई। ठीक, तो ऐसे ही धीरे धीरे, अच्छा, इनका अपने जो इनके पालतू पशु थे उनका अस्थायी आवास भी नहीं था, कभी यहां कभी वहां कभी आगे। तो अभी भी आप नहीं कहेंगे कि अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई थी, लेकिन सामूहिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी और पर्यावरण पर भार हल्का सा पड़ चुका था। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। तीसरा चरण। अब देखिए, जब तीसरा चरण आया, फिर कई सौ साल बीते, तो फिर कृषि क्रांति युग आया। कृषि क्रांति युग, इसे आप कह सकते हैं पौध पालन। ठीक है, तो कृषि क्रांति जब युग आया तो अभी आप देखें कि जो मनुष्य यहां पर रूपांतरण करता, मॉडिफायर था, अब यहां आपको मनुष्य जो है वो सीधे चेंजर की भूमिका में दिखाई पड़ेगा। और क्या बन जाएगा? आर्थिक मानव। तो मनुष्य यहां बन गए आर्थिक मानव, और यहां पे क्या बने? ये परिवर्तन करता, चेंजर, परिवर्तन करता। ठीक है, देख रहे हैं ना, 1 बाय 1 लिखते चलिएगा। तो कृषि क्रांति युग हुई, पौध पालन हुआ, और मनुष्य क्या किया? आर्थिक मानव बना और परिवर्तन करता हुआ अब इसने प्रकृति में बढ़िया से छेड़छाड़ करनी शुरू की। ठीक है, क्योंकि अब इसने क्या किया? पौधों को उगाना शुरू किया, पौधों को उगाना शुरू किया। किस लिए भाई?
भोजन के लिए। किस लिए? भोजन के लिए, ठीक। और भोजन के लिए पौधों को उगाना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, ठीक। और एग्रीकल्चर करेगा आदमी तो एग्रीकल्चर करने के लिए वहां पे अस्थाई आवास चाहिए, इसलिए अस्थाई जीवन की शुरुआत कब हुई? कृषि क्रांति युग में अस्थाई जीवन की शुरुआत देखने को मिलती है, ठीक है। और यही वो दौर है जब मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के, लिख लीजिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक घटकों पर विजय प्राप्त कर लिया। मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक घटकों पर विजय कब प्राप्त किया? जब कृषि क्रांति युग आया और ये आर्थिक मानव बन गया, तब ये चेंजर की भूमिका में आ गया, परिवर्तनकर्ता बन गया, ठीक है। इसने वनों को काटना शुरू किया। कई वनों क्यों काटेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कृषि को बड़े लेवल पर करना है तो आप क्या करेंगे? वनों को काटेंगे, ठीक है। तो वनों को काटना, झूम कृषि करना जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और झूम कृषि बहुत बड़े लेवल पर पर्यावरण से छेड़छाड़ करता है। तो कृषि क्रांति युग देखिए, जब हम थे वहां पे तो यहाँ पे हम इस भूमिका में थे, ठीक। आखेट और खाद्य संग्रह काल था जब हम भौतिक मानव थे, तो यहाँ हम दो भूमिका में थे। एक हम दाता भी थे और ग्राही भी थे, ठीक है। दाता ग्राही कैसे? जब हम पर्यावरण से ले रहे थे तो ग्राही थे, और जाने अनजाने में हम किसी भी फल को खा के जब उसका बीज फेंक दे रहे थे जमीन पे, और जब उस बीज से एक नया पेड़ बन जा रहा था तो हम दाता भी थे, ठीक है। और वही जब ये काल आया, सोचिए कितनी बड़ी बात हुई होगी। कृषि क्रांति कैसे आई? किसी मनुष्य ने आम का पेड़, कोई आम पेड़ कह रहे हैं, आम का फल खाया, ठीक है, और खा के उसने बीज को फेंक दिया जमीन पे, ठीक। अब उससे जब एक नया पेड़ बना तो सोचिए उस समय कितनी बड़ी बात होगी, कितना बड़ा आविष्कार। आज लग रहा है ना, उस समय कितना बड़ा आविष्कार लगा होगा कि अरे वाह, मतलब हमने जो खाया एक बीज से एक पेड़ बन गया। मतलब अगर इसी तरह के हम और बीज डालेंगे तो ऐसे ही पेड़ खड़े हो जाएंगे। फिर तो अगर हम वनों को काट के बड़े लंबे स्तर पे खेती करेंगे तो और हम बढ़िया से खेती करेंगे और पौधों को उगाएंगे, फलों को उगाएंगे। तो ये दिमाग जब लगाना शुरू किया तो वही शुरुआत जो थी वो इस चीज में लाई, और चेंजर की भूमिका करते हुए कृषि क्रांति युग। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि प्राकृतिक पर्यावरण पर जैविक घटकों, प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक घटकों पर विजय प्राप्त करना, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़िए, जो आएगा इसके बाद चौथा, ठीक है, औद्योगिक क्रांति युग। औद्योगिक क्रांति युग, ठीक है। और इसमें मानव क्या बन गया? प्रौद्योगिकी मानव, प्रौद्योगिकी मानव, टेक्निकल ह्यूमन, ठीक है। और यहां किस रूप में उतरा? ये विध्वंसकर्ता के रूप में, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रॉयर, ठीक है। जब आया औद्योगिक क्रांति युग तब मानव क्या बन गया? प्रौद्योगिकी मानव, और ये उतरा है डिस्ट्रॉयर की भूमिका में, ठीक। 1860 के बाद जब औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई तब से मानव टेक्निकल मानव हुआ, और उसके बाद इसने किसको जन्म दिया? निजी पर्यावरण को, ठीक है। इस पूरे धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने कौशल से निजी पर्यावरण को जन्म दिया, और इसी निजी पर्यावरण को हम क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण। अपने विवेक और कौशल से इसने निजी पर्यावरण बनाया। क्या है भाई निजी पर्यावरण? रहने के लिए भवनों का निर्माण, भवन से गांव, गांव से कस्बों, कस्बों से नगरों का निर्माण, फिर विद्यालय, स्कूल, पूजा मंदिर, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारे, फिर सड़क, पुल, रेल, नहर, ठीक है, नहरों से सिंचाई करना, ठीक है, सड़कों पर यातायात करना, सारी चीजों को कृषि के लिए स्पीड देना। इस कारण से ये जो सब मनुष्य
अपना काम कर रहा था, उसी को हम बोलते हैं निजी पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि क्या ये सब पर्यावरण है, बिल्कुल पर्यावरण है, मानव निर्मित है और निजी पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो बात समझ में आई कि ये है औद्योगिक क्रांति युग। अभी भी हम इस युग में नहीं है। हम किस युग में हैं? हम आधुनिक औद्योगिक क्रांति युग में हैं। उसको क्या बोलते हैं? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युग। आइए लिखा जाए। पांचवा जिस चरण में हम हैं वो क्या है भाई? वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युग। लिखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युग। ठीक है, इसमें मानो क्या है? आधुनिक प्रौद्योगिकी मानो। हम क्या हैं? मॉडर्न टेक्निकल, आधुनिक प्रौद्योगिकी मानो। और हम यहां दो भूमिकाओं में हैं। ठीक है, हम यहां दो भूमिकाओं में क्या? एक तरफ तो हम विध्वंस करता है और दूसरी तरफ हम आज ही के युग में संरक्षण करता भी है। ठीक है, एक तरफ हम पर्यावरण को बचाने के लिए कई सम्मेलन कर रहे हैं और एक तरफ हम कई न्यूक्लियर प्रोग्राम और कई चीजें जो स्पेस के लिए घातक हैं, इस पृथ्वी के लिए घातक है, पूरे मानव समुदाय के लिए घातक है, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ तो विध्वंसकर्ता के रूप में है और एक तरफ संरक्षणकर्ता के रूप में है। पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। और ये सारा काम किस वजह से हुआ है? जब मनुष्य विध्वंसकर्ता के रूप में उभरा है। ठीक है, अभी इस टॉपिक में अभी और भी चीजें हैं जो मैं पार्ट 2 में आपको लेके आऊंगा कि पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव क्या है, वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। फिर पर्यावरण को लेकर वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर क्या क्या किया गया था, सबसे स्टार्टिंग से लेके अंत तक। जैसे सबसे पहले अगर कोई समिट की गई थी पर्यावरण को लेके तो वो क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्वीडन में। तो वहां की हम चर्चा करेंगे और पूरी बात करेंगे, तब ये पहला चैप्टर आपका खत्म होगा। फिर हम दूसरे टॉपिक में एंट्री करेंगे जिसका नाम है इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। आज वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को, जो लोग नए होंगे, सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो चीज समझ में नहीं आएगी मैं अगली वीडियो में आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। और आपके जितने भी ग्रुप होंगे, निःशुल्क वीडियो है, सभी लड़के आराम से पढ़ाई करें। एक भी अंतर नहीं है कि अगर हम दिल्ली जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे तभी पढ़ पाएंगे, ये भ्रांति मन से निकाल दीजिए। एकदम आराम से पूरी पढ़ाई करिए, किताब से मिला लीजिए। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ में आए हुए, उस टॉपिक से मिला लीजिए। जो क्वेश्चन आपको मैच करेंगे, जब मैं पूरा टॉपिक खत्म करूंगा तब आप समझेंगे कि एक भी अंतर नहीं है। आप बस केवल पढ़ाई करिए और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी ग्रुप में आप सबको शेयर करिए। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।